राजस्थान सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ हैं। श्री हीरालाल जी नागर हैं, ऊर्जा मंत्री हमारे राजस्थान सरकार के। हमारी जयपुर की लाडली बेटी और सांसद मंजू शर्मा जी हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश जी दादीच हैं। मैं आदरणीय खट्टर साहब से निवेदन करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मित्रों, जैसा हमको जानकारी है कि भारत सरकार का जो बजट है, एक इंटरिम बजट तो चुनाव से पहले फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में वो आ गया था। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव तक के समय का बजट उस समय आता था। उसके बाद फाइनल बजट चुनाव के बाद आता है। तो फाइनल बजट जो है वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सब देश के सामने रखा है। मैं मानकर चलता हूं कि आप लोगों ने उसका निश्चित रूप से अध्ययन कर ही लिया होगा। फिर भी हमारा दायित्व है आपके सामने उन सब विषयों को रखा जाए जो आपकी अपेक्षा है। आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को भी ये पता लगे। चूँकि राजस्थान का भी अभी पिछले वर्ष ही चुनाव हुआ है और राजस्थान का अपना नया बजट भी इस वर्ष का वो रखा गया है। पहली बात तो कि देश की जो एक प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस गति को पकड़ने के लिए राज्यों का भी अपना योगदान होता है। तो राजस्थान के बजट में जैसा उस समय घोषित किया गया कि हम जो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी देश की हो, उसमें राजस्थान का योगदान $350 बिलियन का अगले इस 5 वर्ष की योजना में होगा। ऐसा राजस्थान सरकार का अपना संकल्प है और उसमें हर प्रकार के काम प्रदेश सरकार की ओर से भी और अब इस बजट में केंद्र सरकार की ओर से भी जो किए गए हैं, विशेष तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, विशेष तौर पर टूरिज्म है, शहरी विकास है, उद्योग है, ऊर्जा है, इन सब चीज़ों को लेकर के जो उल्लेखनीय विषय हैं वो हरियाणा यानी राजस्थान सरकार ने तो अपना विषय रखा ही है और आज केंद्र सरकार की ओर से जो रखे गए विषय वो आपके सामने रखूँगा। आज इस विषय को रखने के लिए हमारे साथ यहाँ के अपने उद्योग वाणिज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन राठौड़ जी, साथ ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मुकेश दादीच जी और यहाँ की अपनी सांसद जयपुर से श्रीमती मंजू शर्मा जी और जो मीडिया के सब लोगों की चिंता ज़रूर करते हैं तो हमारे ऐसे प्रमोद वशिष्ठ जी, सब लोग साथ हैं। जैसा बजट रखा गया उसके अंदर विशेष तौर पर ये बात ध्यान रखी गई कि जिनकी आवश्यकता ज़्यादा है उनको प्राथमिकता ज़्यादा है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे लिए समाज को अगर अलग अलग तरीके से देखना भी हो तो जैसे कांग्रेस सरकारें देखती हैं जातियों के हिसाब से, हम अगर जातियों की बात करें तो हमारी परिभाषा जातियों की अलग है। ज्ञान शब्द से उन जातियों को उन्होंने संबोधित किया। गरीब, युवा और अन्नदाता और महिला, इस नाते से 4 अलग अलग उन्होंने ये शब्द दे करके और इस प्रकार से उसको लिखित किया और फिर जिस प्रदेश की जैसी आवश्यकता है उस प्रदेश को फोकस करते हुए उन चीज़ों पर ध्यान दिया। अगर मैं ये कहूँ कि अगर राजस्थान की बात, क्योंकि हर प्रदेश में आज हमारे केंद्रीय मंत्री सब जगह गए हैं, तो राजस्थान के विषय में मेरे जिम्मे लगाया गया। तो राजस्थान में विशेष तौर पर जैसा मैंने पहले बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन ये एक प्रकार के विशेष फोकस देने वाले एरिया हैं। तो हम यहाँ राजस्थान में ये कहें कि विकास की बात भी करेंगे और यहाँ की विरासत की बात भी करेंगे,
क्योंकि यहाँ का विरासत अपने आप में बहुमूल्य बातों से उत्प्रोत है। तो उसमें सबसे पहले अगर उद्योग की बात करता हूँ तो 12 नए औद्योगिक पार्क इसकी मंजूरी दी गई है और इसमें राजस्थान के लिए विशेष तौर पर जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक पार्क ये स्वीकार किया गया है और इस पार्क के विकसित होने के बाद लगभग 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बहुत बड़ा विषय है। एक विषय चर्चा का विषय बना, उसमें मुझे बजाय आप प्रश्न पूछें मैं ही अपनी तरफ से बोल देता हूं कि बजट के भाषण में 2 प्रदेशों की नाम लेकर के वहाँ चर्चा ज़्यादा की गई, बिहार की और आंध्र प्रदेश की। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी प्रदेशों को इग्नोर किया गया है, क्योंकि वहाँ कुछ उल्लेखनीय बातें सबके बीच में रखनी होती है। बजट का जो पाठ होता है, बजट का जो ग्रंथ होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें कुछ बातें उल्लेख करने के लिए नाम ले लिए जाते हैं। अगर मानो मैं राजस्थान के बजट की बात करूं, आप लोगों ने ज़रूर उसका अध्ययन किया होगा। राजस्थान में ज़िले कितने हैं? 50। कभी भी जितने ज़िले हैं बजट में सब ज़िलों का उल्लेख कभी होता नहीं है, लेकिन जो बजट बनता है ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ ज़िलों का नाम ले लिया तो उनका बजट होता, बाकी का बजट होता ही नहीं है। बजट सबके लिए होता है। तो अब अगर बजट घोषित किया गया है तो इसमें खर्च का अनुमान 48 लाख करोड़ रुपए का किया गया है। तो 48 लाख करोड़ रुपया आखिर तो सारे देश में लगेगा, सब प्रदेशों में लगेगा, और उसमें अगर 2-3 योजनाएं 2 प्रदेशों की घोषणा कर दी तो इसका मतलब ये है कि उसकी चर्चा हो गई। अब मान लो 3 करोड़ नए मकान बनाने हैं, तो ये 3 करोड़ नए मकान सारे देश में ही तो बनेंगे। हर प्रदेश में उनकी सूचियां बनेंगी, सूची बना करके उसका मूल्यांकन होगा, उसका सर्वे होगा। सर्वे के बाद जो एलिजिबल होंगे, 4 वर्टिकल अलग अलग हैं, तो जितने एलिजिबल होंगे प्रदेश उतनी मांग करेगा। उस मांग करने में अगर वो 3 करोड़ से ज़्यादा मांग आ जाती है तो प्रो रेटा उसमें दे दिया जाएगा। 3 करोड़ से कम मांग आती है तो फिर कहा जाएगा प्रदेशों को नहीं, और अपने हिसाब से आप लोग उस क्राइटेरिया को बदल करके थोड़ा बढ़ाओ अपना। तो केंद्र सरकार ऐसे एक टारगेट तय करती है जो सब प्रदेशों के अंदर उसका लाभ मिलता है। राजस्थान के कारीगरों, विशेष तौर पर जो शिल्पकार हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनको जो 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 प्रधानमंत्री की गरीब लोगों को रोजगार देने की योजनाएं हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे लोगों को भी लगभग 2 करोड़ रुपया खर्च करने की सरकार की ये योजना है, ताकि युवाओं को, बेरोजगारों को उनका कौशल विकास, उनका रोजगार ये सब दिया जा सके। यानी उद्योग के नाते भी व्यवस्था की गई है कि प्रशिक्षण व्यवस्था 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI जिनको कहते हैं, उनमें हब एंड स्पोक व्यवस्था, इसके माध्यम से उनको विकसित किया जाएगा और उनके परिणाम कौशल के नाते अच्छे निकले ताकि रोजगार लोगों को मिले। इस प्रकार से इसमें व्यवस्था की गई है। नए बंधु जो रोजगार प्राप्त करेंगे, खास करके गरीब व्यक्ति पहली बार प्राइवेट सर्विस में भी जाता है तो उसको एक संकोच होता है कि EPF वगैरह में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है। तो EPF का रजिस्ट्रेशन सुलभ हो जाए, इसके लिए एक इंसेंटिव रखा गया कि ऐसे नए लोग जो रजिस्टर कराएंगे उनको 1 महीने की सैलरी यानी 15,000 रुपये तक का पैसा उनको इंसेंटिव के रूप में 3 किस्तों में दिया जाएगा, ताकि उनको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होने का उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी योजना ऐसे लोगों के लिए की गई है। गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में तो हमको पता ही है कि जो पहले से चल रही है उसको और एक्सटेंड किया गया है अगले वर्ष के लिए भी। इसमें भी राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार से खेती बाड़ी को यानी किसान के लिए और लाभ कैसे हो, क्योंकि राजस्थान एक किसान कृषि प्रधान प्रदेश में कह सकता हूँ, तो भी यहाँ एक अलग से एक मिशन बना करके कृषि और बागवानी फसल, उसमें नई टेक्निक और नई नई वैरायटीज़ जो यहाँ की जलवायु के हिसाब से, पानी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जो ज़्यादा उपयोगी हैं, इसके लिए चयन करके और एक मिशन बनाया गया है। खास करके उसमें दलहन और तिलहन, सरसों है, मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन। डिमांड जहाँ जितनी भी
स्टेट गवर्नमेंट से जाती है उतना पैसा अलॉट होता है और उस पैसे को बाद में उसका यूटिलाइजेशन अगर होता तो उसकी अगली किस्तें भी आती हैं। और जो CPSUs हैं वो भी अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल CPSUs का 67,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस अगले वर्ष में होने वाला है, जिसमें 8,870 करोड़ रुपया राजस्थान के लिए है। राजस्थान ने अभी एक पीछे MOU किया है और उस MOU में 1,50,000 करोड़ रुपए की लागत के जो NTPC और NTPC ग्रीन, कोल इंडिया, इन सब के साथ लगभग 32,000 मेगावाट की पावर के प्रोजेक्ट, ये MOU हुआ 10 मार्च 24 को। तो उस नाते से यहाँ सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा स्कोप है। तो इस 32,000 में से लगभग 28,000, 28,500 मेगावाट तो केवल सोलर का है। तो सोलर अपने आप में राजस्थान उसका एक हब बन गया है। तो सोलर की जो प्रोडक्शन है ये राजस्थान में पर्याप्त होने वाली है। RDSS जो स्कीम चलती है उसमें कल ही, क्योंकि वो मेरे अपने डिपार्टमेंट का विषय है तो मुझे इसलिए जानकारी है कि 7,896 करोड़ रुपया हमने जो सैंक्शन किया है RDSS की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो राजस्थान को हम दे रहे हैं। वो है फीडर सेग्रेगेशन के लिए 7,620 फीडर ये सेग्रीगेट होंगे, क्योंकि अभी फीडर्स सब प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए एक ही हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो डोमेस्टिक है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे इंडस्ट्रियल है। लेकिन अब सबके फीडर का सेग्रीगेशन होना आवश्यक है। उसमें बहुत बड़ा लाभ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को होता है। तो उसमें ये फीडर सेग्रीगेशन इस अभियान के अंतर्गत ये 7,800 करोड़ रुपये हमने मंजूर किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने 3,003 करोड़ अतिरिक्त घरों की ये योजना मैंने बताई है। इसके अतिरिक्त देश भर में 100 ऐसे शहर हैं जिसके अंदर जलापूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट और प्रबंध परियोजनाओं का उसके अंदर जिक्र किया गया है। और उसमें भी जो बड़े शहर हैं उनको सबको इसमें जोड़ा जाएगा। खास करके ये जो स्कीम है हमारी पानी की स्कीम है ना अपनी, नहीं अरे भी जो फेज 1 हमने खत्म किया, फेज 2 अब आया है अमृत। तो अमृत फेज 2 वो अब शुरू हो रहा है। जितने अमृत फेज 1 में शहर लिए गए हैं उसके अतिरिक्त प्रदेश अपने शहरों का चयन करके अमृत 2 में उसमें पीने का पानी और पानी का डिस्पोजल, तो इस नाते से भी इन शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य योजनाएं ये 100 शहरों में अलग से इस प्रकार से की जाएंगी। और 30 लाख से बड़ी आबादी के 14 शहर इसके अंदर विशेष तौर पर उनको इम्प्लीमेंटेशन और उसमें फाइनेंशियल जो एक योजनाएं बनेंगी और उसमें ट्रांसपोर्ट की योजनाएं, आवागमन योजनाएं, इसमें खास करके जो TOD पॉलिसी है वो इसके अंदर लागू की जाएगी, ताकि लोगों को मेट्रो के आसपास, जयपुर में जैसे मेट्रो है और कौन शहर में है, अभी जयपुर में है, तो ऐसे 14 बड़े शहर है उसमें जयपुर तो आ ही जाएगा। राजधानी जयपुर इस नाते से इस योजना का ज़रूर लाभ होगा, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से मेट्रो के आसपास TOD पॉलिसी में रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ ये ज़्यादा मिलें ताकि यातायात की समस्या भी समाप्त हो। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर योजनाएं बनाई गई हैं, खास करके जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके हॉस्टल्स ये ज़्यादा बने। और क्रैश, क्योंकि आंगनवाड़ी और क्रैश थोड़ा कामकाजी महिलाएं क्रैश को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, तो जो क्रैश बनेंगे उनकी देखभाल केंद्र ये महिलाओं, खास करके जो कर्मचारी महिलाएं हैं वो उनको आसानी से ये सुविधा मिल जाएगी बच्चों की देखभाल करने के लिए। और इसमें महिला रोजगार भी निश्चित रूप से बढ़ने की संभावना ये बनती है। महिलाओं के और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाले जो विभिन्न योजनाएं हैं उसके लिए 3 करोड़ रुपए का आवंटन किया, 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो एक बड़ा पोर्शन जो उसमें ये किया है। अनुसूचित जाति और जनजाति, इसमें PM जनमन, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके तहत जो जनजातीय बहुल गांव हैं और उसमें भी खासकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे 63,000 गाँवों को
कवर करके 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए और एक विशेष योजना बनाई गई है, जिसमें राजस्थान के खास करके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर ग्रामीण और प्रतापगढ़ ऐसे क्षेत्रों के अनेक गांव इसमें लिए जाएंगे ताकि इन गांवों का विकास ये किया जा सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3 चरण पहले हो चुके हैं, चौथे चरण की भी शुरुआत की जा रही है। 25,000 गांव उनमें कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी और सड़कों को मौसम को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएंगी, क्योंकि हर मौसम के लिए अलग अलग उसके स्टैंडर्ड्स की सड़कें ये बनाई जाएं, तो इसमें भी ऐसे दूर दराज के गांवों को ये लाभ मिलेगा। विधानसभा में भी जो वायदे किए गए हैं, उन वायदों के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से जो पैसे का आवंटन होगा उसमें भी ज़रूर लाभ मिलेगा, क्योंकि राजस्थान का जो पैसे का आवंटन है, कुछ तो टैक्स डेवल्यूशन होता है कि कितना टैक्स यहाँ इकट्ठा होगा उसका डेवल्यूशन होगा, और वो राजस्थान यहाँ की प्रगति जैसे पहले से चल रही है, पिछले 10 सालों में काफ़ी जो किया गया है उसके अंदर शेयर भी काफ़ी बढ़ा है, और राजस्थान की जितना टैक्स कलेक्शन हुआ उसी हिसाब से वो शेयर जाएगा। उसकी जो बढ़ोतरी है उसका मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूँ कि 2009 से 14 कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में कुल 72,000 करोड़ रुपए का टैक्स डेवल्यूशन हुआ, अर्थात एक साल में 14,500 करोड़ रुपया, 14,500 करोड़ रुपया एक साल का। और मोदी सरकार के समय 14 से 19 1,60,000 करोड़ रुपया डेवल्यूशन हुआ, अर्थात 32,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। और अभी 19 से 24 ये राशि हो गई 50,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, हाँ प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपया। और इस बार 24-25 का जो अनुमान है वो है 73,500 करोड़ रुपए का, यानी 73,500 करोड़ रुपया राजस्थान को टैक्स डेवल्यूशन में जो यहाँ कलेक्शन करते हैं उसमें से ही होगा। इस कलेक्शन में राजस्थान की भागीदारी काफ़ी बढ़ी है। इसमें इनकम टैक्स भी उसके अंदर काफ़ी बड़ा है, कॉर्पोरेशन टैक्स और जीएसटी, इसमें भी 22,000 करोड़ रुपया इस बार यहाँ से कलेक्ट होगा। इनकम टैक्स लगभग 26,000 करोड़ रुपया यहाँ से कलेक्ट होगा। अन्य प्रकार के जो टैक्स हैं उन सब का मिला करके और ये डेवल्यूशन जो है ये बढ़ेगा। ग्रांट्स में भी रेलवे की ग्रांट है जो पिछले 23-24 में 9,532 करोड़ रुपया और ये यहाँ आया था। अब इस बार 9,959 करोड़ रुपया 24-25 की योजनाओं में ये जो मिलने वाला है। और इसमें अगर मेरे पास पिछले सालों का कोई आंकड़ा यदि होगा तो मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की, यानी 9 से 14 प्रतिवर्ष 682 करोड़ रुपए आया है, न सॉरी हाँ 9 से 14 जब कांग्रेस का शासन था, प्रतिवर्ष 682 करोड़। और अभी एक वर्ष का 9,500 करोड़ रुपया और 9,900 करोड़ रुपया, यानी मोर देन 15 टाइम्स ये पैसा रेलवे की ओर से राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए लग रहा है। इसी प्रकार अन्य जो ग्रांट्स हैं राज्य को जो मिलती हैं उसमें अगर कांग्रेस के समय का 2009 से 14 प्रतिवर्ष लगभग 14,500 करोड़ रुपया आता था, और हमारे समय में 14 और 19 में ये आया है 32,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, और 19 से 24 में ये आया है 50,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। नहीं, ये मैं पहले वाला भूल गया, ग्रांट्स ही है। ग्रांट्स में कांग्रेस के समय आया लगभग 7,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, और मोदी सरकार के समय 14 से 19 ये आया 20,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, और 19 से 24 ये आया 32,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। तो इस प्रकार से इस गति को जो बढ़ाई जा रही है, ये ग्रांट्स जितनी ज़्यादा डेवल्यूशन होता है उतना स्टेट को अपने जो बजट में घोषणाएं की जाती हैं उसमें उसका ये पूरा उपयोग होता है। मित्रों, बिजली का भी क्षेत्र ऐसा है जिसमें मुफ्त बिजली की बात कई प्रदेशों में की गई है। प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जो हर परिवार को 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट जितनी बिजली की किलोवाट
1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट जितनी भी बिजली की आवश्यकता होती है उस हिसाब से उनको सब्सिडी दी जाती है। मैक्सिमम 3 किलोवाट तक 78,000 रुपये सब्सिडी ये केंद्र सरकार ये अब देगी, ताकि अगर बिजली पैदा करके घर में जितनी उपयोग होती है वो घर में रखें और बाकी स्मार्ट मीटरिंग के आधार पर ग्रिड में देंगे ताकि उनको इनकम भी हो सके। तो एक प्रकार से केवल मुफ्त बिजली ही नहीं, तो अगर प्रोजेक्ट के हिसाब से वो कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी करे और कुछ सरकार की सब्सिडी लेकर के बड़ा प्रोजेक्ट लगाएंगे, जितना स्पेस उनके पास घर में है उसकी सौर ऊर्जा का पैसा उनको इनकम के रूप में भी मिलेगा। कुल मिलाकर बजट की जो अप्रोच रही है वो लाइवलीहुड क्रिएशन में खास करके एक सैचुरेशन अप्रोच है कि अगले 5 ईयर प्लान में हम जो भी बेरोजगार है उसको न्यूनतम रोजगार कम से कम 15,000 तक, 10,000, 12,000 जो न्यूनतम हमारी आय की जो न्यूनतम लेबर वेजेस होते हैं उतना रेट हर किसी को मिल करके रोजगार मिले, ताकि रोजगार में कोई आदमी ये ना कहे कि मेरे परिवार में एक भी रोजगार करने वाला व्यक्ति नहीं है। बेरोजगारी तो बेरोजगारी चाहे 5%, 6% बेरोजगारी कुछ प्रदेशों में है, अब राजस्थान में कितनी है शायद 5 या 6% यहाँ भी होगी, लेकिन ये बेरोजगारी कैसे समाप्त हो इसके लिए केंद्र सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया है कि हम इसको सैचुरेशन पॉइंट तक लेकर के जाएं। इसीलिए जो बहुत इस लेवल पर काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, मजदूरी करते हैं, मनरेगा का विषय है, अथवा अन्य महिलाएं जो रोजगार करने में और जिनको आगे बढ़ाया जा सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इस ओर केंद्र सरकार का ये पूरा ध्यान है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी एक टारगेट रखे गए हैं और आने वाले समय में 2030 तक देश भर में जो टारगेट्स तय किए गए हैं वो टारगेट कैसे पूरे हों, हर एक स्टेट को उसमें सहायता देने के लिए भी केंद्र सरकार ने इस मद में भी चीज़ें आगे बढ़ानी शुरू की हैं, ताकि हम स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सुरक्षा में अथवा लोगों के रोजगार में, स्वावलंबन में, ऐसी सब चीज़ों में इन चीज़ों को स्टेट जितना आगे बढ़ेंगी उसमें उतना ही उनको लाभ ज़्यादा होगा। ये कुल मिलाकर के केंद्र सरकार की नीति है। देश को आने वाले 2047 तक विकसित भारत इस रूप में दुनिया के अंदर अपने देश का एक स्थान बने, इस ओर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि न केवल केंद्र यानी न केवल देश बल्कि प्रदेश, जिले और जिलों के नीचे भी हर गांव तक हम कैसे विकसित गांव बना सकें, विकसित शहर बना सकें, विकसित प्रदेश बना सकें और विकसित देश उसका एक आउटपुट अपने आप बनेगा, ताकि हम दुनिया के अंदर हम हर पैरामीटर पर आगे बढ़ सकें, आर्थिक दृष्टि से भी हम अपने टारगेट्स को पूरा कर सकें। इस प्रकार का एक आह्वान भारत सरकार ने किया है और उसमें मुझे लगता है कि हर प्रदेश को जितना लाभ उसमें मिल सकता है उतना देने का प्रयत्न किया है। मित्रों, कुल मिलाकर बजट के संबंध में मुझे जो कहना था वो कहा है, फिर भी कोई विषय अगर ऐसा लगता है, हाँ, इनकम टैक्स का एक विषय जरूर रह गया। इनकम टैक्स की दरों में परिवर्तन किया गया है कि जो 3 लाख से 6 लाख रुपए तक इनकम टैक्स पहले 5% होता था, अब उसको 3 लाख से 7 लाख कर दिया है। अर्थात जो 6 से 7 लाख है उसको 10% की बजाय 5% में ले आए हैं। ऐसे ही पहले 6 से 9 लाख ये 10% होता था, अब उसको बढ़ा करके 7 से 10 लाख कर दिया। अर्थात जो 9 से 10 लाख है उसको भी पहले 15% होता था, अब उसको 10% में ले आए हैं। 9 से 12 वो जैसे पहले 15% 9 से 12 था, अब 10 से 12% तक वही 15% है। अर्थात 3 लाख से और 10 लाख के बीच में हर व्यक्ति को लगभग 17,500 रुपये इनकम टैक्स के अंदर बचत ही हो जाएगी। इस प्रकार का एक 12 से 15 सेम है 20% और 15 से ऊपर सेम है 30%। जो डिडक्शन है सैलरीड एम्प्लॉइज की, वो भी पहले 50,000 रुपये डिडक्शन थी, अब उसको 75,000 रुपये डिडक्शन कर दी गई है। और
पेंशन, फैमिली पेंशन है, उस फैमिली पेंशन में भी पहले 15,000 रुपये की डिडक्शन थी, अब उसको 25,000 रुपये डिडक्शन कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के ये 4 करोड़ जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं या पेंशनर्स हैं, 4 करोड़ लोगों को इसका लाभ होगा। मुद्रा स्कीम में जो नौजवानों को अपने रोजगार के लिए लोन की जो सीमा थी वो पहले 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति थी, अब उसको बढ़ा करके तरुण कैटेगरी में 20 लाख रुपया उसकी सीमा कर दी गई है, ताकि वो अपना लोन मुद्रा स्कीम में डबल ले सकते हैं। मित्रों, छोटे छोटे उल्लेखनीय बिंदु बहुत हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मोटे रूप से ये जो बजट है ये देश के हित में, प्रदेशों के हित में, आम नागरिक के हित में जो घोषणा की गई है, आप मीडिया के लोग हैं, अच्छे प्रकार से विश्लेषण करते हैं। हमारे पास मीडिया के माध्यम से जो रिपोर्ट्स आई हैं वो इस प्रकार के कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा बजट ये मोदी जी की सरकार में हमारे वित्त मंत्री जी ने रखा है। तो इस नाते से आप सबके सामने रखा, कोई विषय आपकी ओर से हो तो बताइए। मैं एक मिनट आशीष जी, 1 मिनट, मैं नाम पुकारूंगा, उसके बाद में आप सवाल पूछेंगे। सबसे पहले मनीष भट्टाचार्य जी, इंडिया टीवी से। सर नमस्कार, मैं मनीष हूँ इंडिया टीवी से। चूंकि बजट के बारे में आपने सब कुछ ठीक है, बजट के बारे में आपने सब कुछ बता दिया है। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर, और चूंकि लोकसभा चुनाव हुए बहुत अच्छे नतीजे नहीं आए हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस वहाँ पर जनगणना के आधार पर सर्वे कराना चाह रही है, जाति जनगणना। तो एक बड़ा चैलेंज है, SC OBC वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है। तो दोनों को मिलाकर अगर आप देखें तो क्या एक बड़ा चैलेंज है इस समय बीजेपी के लिए हरियाणा में? मित्रों, वैसे तो मुझे पहले ही ये थोड़ा उल्लेख करता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन आपने प्रश्न पूछ लिया, अब मैं कर रहा हूँ कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विषय बजट है। अगर बजट से हम दाएं बाएं चले गए तो फिर जो विषय आपने अभी तक सुना लिखा है वो सारा वहीं रह जाएगा, और ये जो मज़ेदार बातें होती हैं राजनीति की ये शुरू हो जाएंगी। लेकिन चूँकि आपने पूछ लिया है, ऐसा नहीं कि मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहूँगा, दे सकता हूँ, लेकिन कुल मिलाकर बजट के संबंध में पूछेंगे ज़्यादा अच्छा है। देखिए, ठीक है कि हरियाणा में हमारी 10 में से 5 सीटें आई, 5 नहीं आ पाई। हाँ, उसमें मैं एक और विषय आपको बताता हूँ, इस 5 को 6-4 में गिनना चाहिए। 6-4 इसलिए कि एक मेंबर पार्लियामेंट ने ही चुनाव लड़के दोबारा मेंबर पार्लियामेंट वो बने हैं। तो इसका मतलब है कि मेंबर पार्लियामेंट तो वो पहले भी थे, अब भी हैं, इसलिए उनकी वृद्धि 4 की हुई है। अब वो जो मेंबर पार्लियामेंट थे उनकी जगह वो मेंबर पार्लियामेंट जो है राज्यसभा के एक सदस्य वो भारतीय जनता पार्टी के बनने वाले हैं, इसलिए 5-5 नहीं 6-4 हैं। और इसी में हम पहली बार 10 पर थे, हमारी 4 सीटें घटने के कारण सारे देश भर में कह सकता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस ने एक झूठ इस प्रकार से बोलने का अपना एक एजेंडा बना लिया, जिसमें कहीं ना कहीं उसके प्रभाव गए हैं। अगर उनसे मोटे रूप से कहूँ तो एक विषय जो उन्होंने कहा कि मोदी जी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, तो मोदी जी 400 क्यों मांग रहे हैं? अब ये तो ऐसा प्रश्न है जो किसी बच्चे से पूछा जाए कि पास होने के लिए तो 33% बहुत है, आप अपने एम 95 या 98% क्यों रखा हुआ है या 100% क्यों रखा हुआ है? तो isn't it a silly question? लेकिन उसका एक उन्होंने लोगों को बहकाने के लिए उसको मोड़ क्या दिया कि अगर 400 आ जाएंगी तो ये संविधान बदल देंगे, और संविधान बदल देंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। ऐसा उन्होंने एक मुद्दा ये उठाया, और कहीं ना कहीं ये चूक कह सकते हैं, या लोगों के जिन्होंने इस विषय को इस ढंग से लिया उसको बताने में हमारी थोड़ी कमी रह गई। हाँ, उस पर अब हम अलर्ट हैं। संविधान के नाते से कांग्रेस ने जो खिलवाड़ देश के आज़ाद होने के बाद किया है उसके बहुत इश्यूज हैं, और सबसे बड़ा विषय है अगर इमरजेंसी देश में लगाई थी 1975 में, तो क्या संविधान के अनुरूप लगाई थी? क्या उस समय पार्लियामेंट का कार्यकाल 5 साल से 6 साल कर दिया तो क्या संविधान के अनुरूप की थी?
तो संविधान में तो जैसे से विषय उठाए गए हैं, हाँ जिन चीज़ों को हमको ठीक करना संविधान में हमने चैलेंज ही किया, हमने कहा हम संविधान की 370 धारा को हम हटाएंगे, तो हमने हटाया। इन्होंने कितना डराया कि 370 हटा दोगे तो गृह युद्ध हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा। क्या किसी को कोई एक खरोंच आई? क्या नहीं आई। और 125 संशोधन हुए हैं। संविधान में संशोधन करना समय की मांग होती तो किया जाता है, लेकिन संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये जिन लोगों को इन्होंने डराया वहां थोड़ा सा पैनिक हुआ और उसके कारण से हमने विश्लेषण किया है सारा। और एक लोकसभा सीट हमारी 20,000 वोट से आ रही, एक 42,000 वोट से आ रही, तो लोकसभा के जहाँ 20 लाख वोट होते हैं वहाँ 20,000 42,000। अब ठीक है, गिनती है, हार तो हार है, लेकिन हमारा कोई बहुत वोट बैंक कम हुआ ऐसा नहीं है। जो वोट बैंक पहले विधानसभा लोकसभा में जैसे थे वैसे ही हैं। विधानसभा में हमारा दोनों बार, अब सीटों में और वोट के परसेंटेज में कैसा एक अनुभव आता है। 2014 में हमने सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, हमें मिला था 34% वोट हरियाणा में। 2019 में वोट मिला 34 के बाद 37%, 3% हम बढ़ गए, लेकिन सीटें 47 से होगी 40। तो ये वोट और सीट्स का कोई बहुत डायरेक्ट ऐसा नहीं होता, ये हर सीट पर अलग अलग होता है। तो इसलिए हरियाणा में हमें कोई ऐसी चिंता नहीं है। हमारी जो विधानसभा का जो चुनाव है, वो विधानसभा का चुनाव निश्चित रूप से हम जीतेंगे। और वो जो असर जो पहले कुछ इस प्रकार के चले गए हैं, और जैसे जैसे झूठ बोलने का, अब बताइए हम हर महीने 8,500 रुपया हर महिला और बेरोजगार युवक के खाते में डाल देंगे। अब ये अगर उनसे पूछे तो देश भर में जो संख्या है उसको अगर 8,500 यानी 1 लाख रुपए साल के हिसाब से लगाएंगे तो 48,000 करोड़ में से 48 लाख करोड़ में से 40 लाख करोड़ रुपए उसमें चला जाएगा। तो कोई इनसे पूछने वाला है? आलोक जी, बाकी नहीं वो क्या करेंगे? नहीं से आलोक जी। सर नमस्कार। सर मेरा सवाल भी बजट को लेकर नहीं है। बजट को लेके है? नहीं, बजट को लेकर नहीं है। अरे सर ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि नीति आयोग की बैठक में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया, जबकि कि अन्य राज्यों के सीएम को 15 से 20 मिनट का मौका दिया। देखिए, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, क्योंकि मैं तो मीटिंग में था। वहाँ एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन के ऊपर टाइम फिक्स होता है, 7 मिनट का टाइम, और रिवर्स वॉच चलती है, 1-1 सेकंड की चलती है, कम होती चली जाती है। ठीक जब 7 मिनट समाप्त हो जाते हैं तो वहाँ संचालन कर रहे होते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, वो बेल बजाते हैं। बहुत छोटी बेल होती है ताकि केवल अंदर अंदर सुने, सबको ना सुने। और उसमें बाकायदा उसके 15-20 सेकंड तक वो 0-0 जब आ जाता है तो ग्रीन रहता है 15 या 20 सेकंड। उस 20 सेकंड के बाद वो रेड हो जाता है, ताकि अपने आप ही जो बोलने वाला स्पीकर है वो उसको छोड़ दे। ठीक 7 मिनट के बाद ग्रीन हुआ, फिर रेड हुआ, उसके बाद बेल बजाई गई, और वो उस समय उठ खड़ी हुई कि बाकियों को तो आप 15-20 मिनट देते हैं, ये तो रिकॉर्ड की बात, आप कहीं से भी निकलवा कर दे सकते हैं रिकॉर्डिंग। 7 मिनट से ज़्यादा किसी को नहीं दिया। हाँ, अगर किसी ने आगे बढ़ना भी है वो रिक्वेस्ट करता है कि साहब मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। अब उनको तो जैसे घंटी बजी कहा उसी समय छोड़ के, ये प्री प्लान्ड था, और प्री प्लान्ड कोई चीज़ होती है तो उसमें बहाना तो चाहिए, क्योंकि उन्होंने आते ही जहाँ से शुरुआत की कि आज विपक्ष का तो कोई मुख्यमंत्री नहीं है, मैंने यहाँ आने की हिम्मत की है, इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को विपक्ष वाली बात कह करके अपनी लीड लेना चाहते हैं। और ठीक है, वो आई, अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार से उठ के गई वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छा नहीं है। वो भी रिक्वेस्ट कर सकती थी कि मुझे 1 मिनट का समय, 2 मिनट का समय और चाहिए। किसी को भी इससे ज़्यादा नहीं, 7 और 8 इससे ज़्यादा किसी को समय वहाँ नहीं मिला। उर्वशी जी, हिंदुस्तान टाइम्स से। सर नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन पावर सेक्टर से रिलेटेड है। किससे? यहाँ पे पावर सेक्टर। यहाँ पे अभी सीएजी की रिपोर्ट हाल ही में रिलीज हुई थी। उन्होंने ना जो डिस्कॉम्स को लेकर चिंता व्यक्त की है कि सेंटर उदय स्कीम लाई थी, उसके बावजूद भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और जो घाटा है वो हर साल बढ़ रहा है। तो इस पर सेंटर का क्या अप्रोच रहेगा? देखिए, सेंटर का अप्रोच नहीं होता। सेंटर तो स्कीम बना करके देते हैं। उदय की एक स्कीम बनाई, सेंटर ने बनाई,
कि बहुत से डिस्कॉम्स जो हैं घाटे में हो गए हैं, इनको एक बार घाटे से बाहर निकालना चाहिए और सभी स्टेट्स को कहा कि इसका 75% जो है बॉन्ड्स के अंदर आप लेके आओ ताकि डिस्कॉम्स जो हैं वो उस बोझ के नीचे से हट जाएं। क्योंकि मैं हरियाणा का चीफ मिनिस्टर उस समय था, हमारे यहाँ भी लगभग 32,000 करोड़ रुपए का उस समय ऋण हो चुका था, डेट हो चुका था और उसमें 27,000 करोड़ रुपया 27 था यानी 25% जो 75% लगभग जो भी था वो हमने बॉन्ड्स लेकर के उसको कवर किया। हमारे यहाँ हरियाणा